और सारे नेता को झाड़ कर बताना है कि अब तो हम बुलंदी पर पतंग उड़ाने वाले हैं। इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क में 700 साल हमने जहांबानी और गुमरानी की। ये चार मीनार तुम्हारा है, ये किले गोल गुंजा तुम्हारा है, ये दारुल सलाम तुम्हारा है, ये कुतुब मीनार तुम्हारा है, वो ताजमहल की खूबसूरती तुम्हारी है, अरे सब कुछ तुम्हारा है। यहाँ जो हजरात कैंडिडेट की हैसियत से खड़े हैं और सामईन, मैं सिर्फ दो बातें आपके सामने रखूंगा, इसलिए कि अभी और भी मेहमान हजरात हैं, तो इंशाल्लाह कभी फुर्सत से सुनाएंगे आपको। 60 साल के जख्म हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, इज़ा तलल मरउ बिबल्यतैन फख्तर अहवनहुमा, जब आदमी दो मुसीबत में फंस जाए तो जो आसान मुसीबत हो उसे अपना लेना चाहिए। आजादी के बाद से लेकर अब तक, बिलखुसूस गुजरात की बात कर रहा हूं, हम दो मुसीबतों में घिरे हुए थे। एक मुसीबत का नाम लूंगा, दूसरे का आप समझ जाएंगे। एक मुसीबत का नाम भाजपा, दूसरी मुसीबत आप अच्छी तरह जानते हैं, हम गले लगाए लगाए घूम रहे थे। इसलिए कि हदीस पर अमल करना है कि जो आसान मुसीबत हो उसे अपना ले। जब कोई तीसरा अल्टरनेट है नहीं, जब कोई तीसरा विकल्प है नहीं, जब कोई तीसरा कोई है ही नहीं जो फाइट दे सके, तो फिर हमने आसान मुसीबत को गले लगाया था। लेकिन अब जब एक शेर मैदान में आ चुका है, जब एक हमारा कैंडिडेट, एक हमारा नेता, लीडर हमारा जब हमारे मैदान में आ चुका है और एक विकल्प की तरीके से MIM मैदान में उतर चुकी है, अब हमें किसी मुसीबत को गले लगाने की जरूरत नहीं है। अब तक हम सिर्फ हल्की मुसीबत समझ के गले लगा के चल रहे थे। हम समझ रहे थे कि आस्तीन में सांप पाल रहे हैं, हम समझ रहे थे कि यही आस्तीन का सांप हमें डसता है। मैं हिस्ट्री आपको याद दिलाना नहीं चाहता। ये तो मुस्लिम कौम है, बड़ी भोली भाली कौम है। मैं भोली भाली कहूंगा, बेवकूफ नहीं कहूंगा, इसलिए कि भोली भाली कौम है जिस तरफ हाको हक जाती है। लेकिन आप लोगों के अंदर शऊर पैदा हो रहा है, अब लोगों के अंदर समझ आ रही है, अब वो ऊंच नीच को समझने लगे हैं, अच्छे और बुरे की पहचान होने लगी है। लिहाजा जब हमारा एक नेता असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर की सूरत में जब हमारे बीच में आके खड़ा होता है, इसलिए कि ये वही है जो हमारे मसाइल को पार्लियामेंट में उठ के खड़ा होकर चिल्लाता है। जब शरीयत पर हमला होता है तो सबको साफ सुन जाता है। जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी अपने आप को अल्पसंख्यक कहने वाले लोग हैं, अपने आप को लोकतांत्रिक कहने वाले लोग हैं, सब खामोश हो जाते हैं। मगर एक ही आवाज अगर ऐवान में गूंजती हुई नजर आती है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की होती है। लिहाजा वो शख्स जो हमारी आवाज बनकर वहां पहुंचे, वो शख्स जो हमारे जुल्म की दास्तान को वहां बयान करे, वो शख्स जो हमारे ऊपर बीतती हुई आपबीती को वहां जाकर बयान करे, हमें ऐसे नेता की जरूरत थी। और ये अल्लाह ने बड़ा अच्छा यू टर्न दिया है कि नेता भी हमारा है, पार्टी भी हमारी है। मुसलमानों, होश से काम लो, अक्ल से काम लो। खुदा की कसम, अल्लाह ने एक चांस दिया है। तुमने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को समझा नहीं है। वो किस दिमाग का आदमी है, किस मर्तबे का आदमी है, किस मर्तबे का वो शख्स है, उसकी शख्सियत और उसकी पर्सनालिटी से तुम वाकिफ नहीं हो। एक बार एक प्लेटफॉर्म पर आके दिखाओ, इंशाअल्लाह पूरे इंडिया में डंका बजा के रहेंगे। चाटुकारिता
चमचागिरी की आदत छोड़ो यार, शर्म नहीं आती? जिसने ताला खुलवाया हो, जिसने मस्जिद तोड़वाया हो, किसके दौर में टूटी है? कांग्रेस। और आज हम उसे वोट देके मजबूत करेंगे? बोलो। उखाड़ फेंकना है, दफना देना है, 40वां और बरसी करना है इंशाअल्लाह। पक्का? मेरे नौजवानों, अल्लाह ने एक बेहतरीन अवसर दिया है, ऐसा नेता मिलने वाला नहीं है बार बार। अरे मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ ये चीज पढ़ देता हूं और वही आज ही मुझे ये मिला है। देखिए, मैं चूंकि मुस्लिम कौम के दरमियान खड़ा हूं, इसलिए ये बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये अभी तो जितने भी गोदी मीडिया है ना, बोलो यार, बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया, लेकिन उसमें एक है रवीश कुमार, एनडीटीवी। पक्का? अब रवीश कुमार साहब जिस पे कमेंट करें उसका यानी वो कैसा आदमी होगा, वो कैसी शख्सियत होगी? रवीश कुमार साहब ने एक ट्वीट में अपने कहा है, वो आज मुझे मिला, मैं पढ़ के सुना रहा हूं क्योंकि मेरी कौम के नौजवान मौजूद हैं, गौर से सुनिएगा जनाब। रवीश कुमार साहब लिखते हैं, मुझे असदुद्दीन ओवैसी पागल लगते हैं। सुनिएगा, ये अपनी कौम से एक तरफा मोहब्बत करते हैं और कौम के नौजवान जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर जवानी कुर्बान कर देने की कस्में खाते हैं, वो इन्हें गद्दार और भाजपा का एजेंट समझते हैं। ये कैसा भाजपा का एजेंट है जो तनख्वाह तो भाजपा से लेता है और आवाज मुसलमानों की उठाता है? जरा सोचिए, ये रवीश कुमार लिख रहे हैं, ये कैसा भाजपा का एजेंट है जो तनख्वाह तो भाजपा से ले और आवाज मुसलमानों की उठाए? 3 तलाक पर जब संसद में शरीयत मिटाई जा रही थी, तब यही अकेला पागल शरीयत बचाने के लिए अड़ा हुआ था। मुझे समझ नहीं आता, तकरीबन 5,000 करोड़ की संपत्ति रखने वाला ये शख्स, कितने हजार की? 5,000 करोड़ की संपत्ति रखने वाला ये शख्स और संपत्ति का मालिक, और ये पागल एक प्लेट बिरयानी में बिक जाने वाली कौम के लिए क्यों लड़ रहा है? एक प्लेट बिरयानी में बिकने वाली कौम, जुमला देखिएगा, उसके लिए ये क्यों लड़ रहा है? क्या जरूरत है इस पागल को जो मुर्दा कौम को जगाने चला है? हमदर्दी भी करता है और गालियां भी खाता है। अजीब पागल है। ये कमेंट्स किया है रवीश साहब ने और ये बताया है कि ओवैसी साहब को अपनी कौम से एक तरफा मोहब्बत है और बेलोस मोहब्बत है, और इसीलिए उसकी गालियां सुनकर भी वो उसका काम करते हुए चले जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, अगर आज बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी की बी टीम है, ये सब इल्जाम लगाए जाते हैं, कोई हैरत की बात नहीं है। अरे मोहम्मद का दीवाना है, अगर दीवानों पे इल्जाम लगे तो हैरत की क्या बात है? आका पे इल्जाम लगा चुके हैं लोग। मेरे नबी को साहिल कहा, मेरे नबी को मजनू कहा, मेरे नबी को पागल कहा, मेरे नबी को दीवाना कहा, मेरे नबी को जादूगर कहा, मगर नबी अपना काम करते रहे और एक दिन फतेह मक्का करके रहे। इंशाअल्लाह नौजवानों, अपनी अकल की खिड़की खोलो। ये जितनी भी पार्टियां हैं, इन्हें तुमसे लगाव नहीं, तुम्हारे वोटों से मोहब्बत है, मगर असदुद्दीन को तुमसे मोहब्बत है। इसलिए जी खोलकर, दिल लगाकर 21 तारीख को इसी पंजे से
झाड़ू पकड़ना है और सारे नेता को झाड़ कर बताना है कि अब तो हम बुलंदी पर पतंग उड़ाने